हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे आप लोग सब। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने पास में आगे और आप इस चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं भैया, नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है इंटरनल चेक। तो गाइस बात बताओ, क्या होता है इंटरनल चेक? सोचो, गेस करो। इंटरनल चेक का मतलब भैया, जहां पर आपने कहा कि एक पर्सन का काम दूसरे पर्सन के द्वारा ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। मतलब कैसे हो जाएगा सर? सिंपल सी बात है, आपने मतलब मैनेजमेंट ने पहले से ही एक प्रॉपर सिस्टम बना रखा है जहां पर एक का काम सेकंड पर्सन के द्वारा वेरीफाई होगा, उसके बाद सेकंड पर्सन का काम थर्ड पर्सन के द्वारा अप्रूव हो जाएगा। सर मतलब आओ दिखाता हूं। इसके लिए मैंने आपके लिए एक इमेज बनाई है, जहां पर इस इमेज में आपका पूरा कंटेंट मैंने डाल दिया ताकि और अच्छी क्लैरिटी तुम्हें मिल पाए यहाँ पे, ठीक है। आओ बात करते हैं। क्योंकि बच्चों ने मुझे कहा था सर ये इमेज वाला फॉर्मेट अच्छा लग रहा है, इसलिए हमने इसको भी इमेज में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। लेट मी शो यू गाइस क्या है आपका इंटरनल कंट्रोल वाला पार्ट, इंटरनल चेक वाला पार्ट। सुनो 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 सुनो। तो वर्ड हमारे पास समझना। नॉर्मली मैंने क्या बोला, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर एक व्यक्ति का काम दूसरे व्यक्ति के द्वारा ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा, जिससे चांसेस होंगे कि अपने पास में एरर और अपने पास कोई भी फ्रॉड वाली कंडीशन क्रिएट ही ना हो पाए। पढ़ना क्या बोल रहा है? तो बार बार वही पॉइंट चल रहा है। हाँ, बार बार वही चल रहा है कि भैया टारगेट क्या है? टारगेट तो एक ही है ना यार, फ्रॉड और एरर को प्रिवेंट करना, अवॉइड करना। ओके, तो बात करते हैं। तो मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल चेक? का मतलब क्या होता है? पहला मीनिंग बनना, ए सिस्टम वेयर वर्क ऑफ वन एम्प्लॉय इज ऑटोमेटिकली चेक बाय अनदर। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपके इसी कंटेंट को आप देख पा रहे हैं, जो लाइन यहाँ पे एज इट इज लिखी हुई है उसी लाइन को मैंने आपको एक इमेज फॉर्मेट में डाल दिया ताकि और अच्छे से याद हो जाए। तो पॉइंट क्या पढ़ना? कह एक ऐसा सिस्टम, क्या मीनिंग है पढ़ना? ए सिस्टम, कौन सा सिस्टम? ए सिस्टम वेयर वर्क ऑफ वन एम्प्लॉय इज ऑटोमेटिकली चेक बाय अनदर, इसको बोलते हैं बेटा इंटरनल चेक। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, बिजनेस के अंदर ही चेकिंग चालू हो रही है भैया, इसको बोलते हैं इंटरनल चेक। याद करो, लास्ट क्लास में जो हमने इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल को सिस्टम पढ़ा था, वहां पर भी हमने एक बात सीखी थी। याद करो, कौन सा पार्ट था? कि जब आपने देखा था भैया कि अलग अलग फॉर्मेट बनाए जाते हैं, रिमेंबर? आप नैरेटिव वाला फॉर्मेट ले लो, फ्लो चार्ट वाला फॉर्मेट ले लो, था ना? तो वहाँ एक चीज़ थी हमारे पास में कि अगर कोई भी परचेज ऑर्डर की बात की हमने, वहाँ पे एग्जाम्पल हमने परचेज की बात की, सेल की बात की, किसी की बात की, बट पॉइंट ये है कि एक काम किसी ने किया, दूसरा काम किसी और ने किया, तीसरा किसी और ने किया, और लेकिन काम है एक कनेक्टेड काम। तो पॉइंट क्या है? ऑटोमेटिकली पिछले काम को वेरीफाई करते हुए अगला काम चलता रहेगा। इससे क्या होगा? इससे कभी भी एरर के चांसेस नहीं बन पाएंगे। तो पढ़ना क्या लिखा है? पढ़ना कैसे काम करता है। एग्जांपल, मान लो क्लर्क ए है, कंपनी में एक क्लर्क ए है, एक क्लर्क बी है, एक क्लर्क सी है। एग्जांपल यू कैन राइट इन एग्जांपल, ठीक है। सुनो, तो मान लो मैं कहता हूं, बात कर रहे हैं हमारे पास में, पहले क्लर्क ने सिर्फ एंट्री को रिकॉर्ड किया, एग्जांपल उसने सिर्फ वोचर्स बनाया, बिल बनाया और रिकॉर्ड कर दिया। दूसरे एम्प्लॉय के पास काम गया, उसका किया हुआ काम दूसरे के पास गया, उसने उसे वेरीफाई कर दिया, ठीक है। मतलब उसने एक्यूरेसी चेक करी और डॉक्यूमेंट चेक किया और फाइनली बोला भैया काम ठीक है। उसका काम होने के बाद में अब आया काम ठीक के ऊपर कि भैया सब कुछ अप्रूव हो गया, अब आप पेमेंट अप्रूव कर दो और पेमेंट दे दो। तो क्या हुआ? जहां पर एक प्रॉपर सिस्टम बिल्टअप होता है, वहां पर आपके पास प्रॉपर सिस्टम मतलब इंटरनल चेक का सिस्टम पहले से बना होता है, वहां कभी भी चांसेस नहीं होते हैं आपके फ्रॉड एरर वाले पार्ट। बट फिर भी लिसन टू मी गाइस, अगर सोचो ये तीनों लोग मिल जाए तो आपस में, तो भैया पक्का फ्रॉड हो सकता है। तो पॉइंट समझना, क्या समझना? नंबर वन इज कॉल। सर फिर क्या होगा? फिर ऑडिटर संभालेगा उस काम को। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल समझना। एग्जाम्पल के लिए मुझे बताओ, एक बैंक चेक एनकैशमेंट प्रोसेस कैसे होता है। अब नॉर्मली पहले चेक रिसीव होता है, डिटेल्स उसके पास आती है, नंबर वन। उसके बाद में वही डिटेल जाएंगी आगे सुपरवाइजर मैनेजर के पास में किसको वेरीफाई करने के लिए, रिमेंबर। और उसके बाद में उसे अप्रूवल के बाद में पेमेंट मिलती है। तो एक तरीका है ना भैया, हमेशा एक सिस्टम बना हुआ है, एंड दैट सिस्टम ऑलवेज हेल्प कि किसी भी टाइप का अनऑथराइज पेमेंट ना हो जाए, रिमेंबर, कोई फ्रॉड की कंडीशन ना क्रिएट हो जाए। तो एग्जांपल के लिए क्या बोला? वन पर्सन, क्योंकि रीजन क्या है, पर्पज एक ही है, बिकॉज वन पर्सन कैन नॉट कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस, फ्रॉड रिस्क इज रिड्यूस। ऑब्वियस सी बात है, जब काम को डाइल्यूट कर दो, डिवोट कर दो, इंजोट क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जब आप काम को डिवाइड कर दो, इट मीन्स डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से आपका इंटरनल चेक और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दिखाता था पढ़ने का लिखा हुआ है, यही मीनिंग लिखा हुआ था। किसको बोलते हैं? जहां पर एक एम्प्लॉय काम दूसरे के द्वारा ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है, दैट वर्क विल बी टर्न, उसको बोलते हैं इंटरनल चेक बोलते हैं। नंबर वन। नंबर टू पे आता हूं, ऑब्जेक्टिव क्या पर्पस, क्या ऑब्जेक्टिव पर्पस क्लियर है भाई? फ्रॉड को रिड्यूस करना, एरर को डिटेक्ट करना और इंप्रूव करना एफिशिएंसी को।
तीसरा फीचर्स क्या है, फीचर वही है काम को डिवाइड करना, काम को रोटेट करते रहना, या सुपरविजन मतलब इन शॉर्ट रेगुलर बेस पर फीडबैक लेते रहना और रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना। जिसका काम था, अगर अप्रूवल में प्रॉब्लम थी तो अप्रूवल वाले पर्सन को पकड़ोगे, सबको नहीं पकड़ने वाले आप। तो पॉइंट क्या है भैया, सेम यहाँ पर फर्स्ट थिंग इज कॉल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल चेक, मतलब एक का काम सेकंड काम थर्ड। अगर आपने एक चेन बिल्टअप कर दी जहां पर काम रेगुलर बेसिस के ऊपर वेरीफाई भी हो रहा है, अप्रूव भी हो रहा है, और वहां पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना भी आसान हो जाता है। एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव क्या दे भाई, सिंपल सी बात है, पर्पज है फ्रॉड को रिड्यूस करना, एरर डिटेक्ट करना, एफिशिएंसी इंप्रूव करना, और आप रिलायबल इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली आपके तरह प्रोड्यूस करना। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव पर्पज है। तो सिंपल से बात समझो यार, अगर कहीं पे इंटरनल चेक चल रहा है, मतलब इंश्योर अगर मैं घर में बोलूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं आज जो होमवर्क करूँगा स्कूल से आने के बाद पापा चेक करेंगे, रिमेंबर, पापा चेक करेंगे, पापा चेक करने के बाद में फिर जाके मम्मी चेक करेगी, व्हाट इज दिस। अगर मैं ऐसा सिस्टम बनाऊँ तो क्या बन जाएगा, सर घर में इंटरनल चेक हो रहा है आपका। तो इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर ही प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए, एरर्स को अवॉइड करने के लिए, फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए पहले से ही एक सिस्टम बना दिया गया, उसे बोलते हैं इंटरनल चेक बोलते हैं। पर्पस एग्जांपल के लिए ऑब्जेक्टिव फीचर क्या है भाई, काम को डिवाइड करना क्या है, इंटरनल चेक का पार्ट है। ड्यूटीज को रोटेट करना कि आज तुम काम करो, कल कोई और काम करे, मैंने बोला ना याद करो, मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट है ना, वो डिवाइड कर दिया आपने। सुपरविजन टाइमली बेस पर आपको गाइडेंस चाहिए, मॉनिटरिंग चाहिए, या आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दिया। इन शॉर्ट सिंपल सी बात, जब आपकी, लिसन टू मी, आप मतलब जब एम्प्लॉय की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी जाती है बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है वो एम्प्लॉय प्रॉपर ध्यान से भी काम करता है और वो ट्राई करता है कि कोई भी प्रॉब्लम ना निकल के आए। तो ये है हमारा मेन पर्पज किसका बेटा, द मेन पर्पज ऑफ इंटरनल चेक। समझ में आया मीनिंग क्या? रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, सिंपल सी बात है, एक एम्प्लॉय काम दूसरा वेरीफाई करेगा ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, ऑटोमेटिक क्यों? सिंपल सी बात है, दिस प्रोसेस इज डिजाइन, दिस प्रोसेस इज डिजाइन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस प्रोसेस को बनाया है इस तरीके से कि भैया कोई गलती हो ही ना। क्लियर है भैया? ओके, नॉर्मली आगे बढ़ता हूं। अगला पार्ट है, एंड दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट है जो पढ़ने वाले हैं, ये है इंटरनल ऑडिट। लिख लो इसके ऊपर, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो सब इंपॉर्टेंट है बेटा, सब नहीं, जिन चैप्टर में जो पार्ट इंपॉर्टेंट वहां पे लिखवा रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने ऑडिट रिस्क के बारे में पढ़ा, अब पढ़ रहा आप इंटरनल ऑडिट के बारे में। होता क्या है और मीनिंग क्या है और कौन करता है, सुनना। पहला क्वेश्चन, होता क्या है? इंटरनल ऑडिट का मतलब है मतलब आप कौन, आप ऑडिटर हो, ठीक है। अब मान लो आपको अपॉइंट किया गया है, आपने पढ़ा भी था कि इंडियन अपनी कंपनीज एक्ट के अंडर में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर मैंडेटरी है लिस्टेड कंपनीज के लिए। अगर कंपनी लिस्टेड है तो उस केस में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना पड़ता है। तो कहाँ से आएगा ऑडिटर? बाहर से आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। बट बड़ी बड़ी कंपनीज एक काम करती हैं, क्या करती हैं पता है? बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए, कि भैया कल को ये ना हो कि हमारी कंपनी में फ्रॉड निकल के आ जाए तो क्या करेंगे, तो ऐसे केस में वो अपनी कंपनी के अंदर ही, अगर आप सोचोगे आप लोग, तो आपको कंपनी हायर क्यों कर रही है? सोचा, बीइंग प्रोफेशनल तुम ही को हायर कर लिया, क्यों हायर कर लिया? तुमसे वो यही तो काम करवा रहे हैं कि भैया कल को तुम हमारी कंपनी में आओगे रेड मारने के लिए, इससे बढ़िया तो काम कर तुम्हें हमारी कंपनी में काम कर लो, ताकि तुम ही पहले से चीज़ों को इतना स्मूथ कर दो कि कभी एरर या प्रॉब्लम्स वाले पार्ट निकल के ही ना आए, फ्रॉड निकल के ही ना आए। तो इसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। रिपीट कर रहा हूँ, मतलब एक पर्सन जो आप प्रोफेशनल आपने हायर किया, वो आपके पेरोल पे काम कर रहा है और वो आपकी कंपनी के लिए काम कर रहा है, वो सिर्फ अकाउंटिंग चेक नहीं कर रहा। जिस तरीके से एक एक्सटर्नल ऑडिटर काम करेगा आके, वो काम वो कंपनी के अंदर रह के कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब इन शॉर्ट, एक ऐसा पर्सन आपने अपॉइंट किया जो कि क्वालिफाइड है, जो कि क्वालिफाइड है अपने काम को लेके, मतलब इन शॉर्ट कॉम्पिटेंट है अपने काम को लेके, और आपने उसे अपॉइंट किया है एज एन ऑडिटर अपनी कंपनी के अंदर, जिसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिटर। क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑडिटर। और ये ऑडिटर जो भी काम करता है, जो भी प्रोसेस फॉलो करता है, जो प्रोसीजर फॉलो करता है, उस सारे काम को कहा जाता है बेटा इंटरनल ऑडिटिंग। याद रहेगी बातें? तो मीनिंग क्लियर है, मतलब इंटरनल ऑडिटर के द्वारा किया गया ऑडिट इसको इंटरनल ऑडिट, ये भी वही काम करेगा जो एक्सटर्नल ऑडिटर करेगा। तो सिंपल सी बात है, उसके आने से पहले ये पहले तैयारी रखता है काम करने की, याद रहेगा। और कल को मान लो कोई भी फ्रॉड या किसी की अगर मान लो आपके पास में निकल के भी आती हैं, तो उन्हें कंपनी के अंदर, घर के अंदर ही चीज़ें ठीक कर लेता है। चले आओ बात करते हैं। तो वर्ड क्या है? मीनिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट। अब मैंने इसके लिए भी इमेज बनाई है, बट इसको पढ़ लेते हैं, दिखाता हूँ, चलो बात करते हैं। लेट मी शो यू। तो एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूँ, सुनो सुनो सुनो।
ये रहा, अब सुनना गाइस क्या लिखा है। तो वर्ड है भैया सुनना, इंटरनल ऑडिट क्या होता है, और मैंने साथ में एग्जांपल्स वहां पे भी डाले, यहाँ पे भी डाले, बट यहाँ पे इमेजेस डाल दी मैंने, इतना किया, ठीक है। सुनना ध्यान से बात को। तो वर्ड सेम टू सेम है एज इट इज, वर्ड जो यहाँ पढ़ोगे वहां पे लिखे हुए हैं, पॉइंट समझना। तो पहला मीनिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट क्या होता है, तो मैंने मीनिंग क्या बोला भैया, इंटरनल ऑडिट इज ए कंटिन्यूअस अप्रेजल, मतलब होता है इवैल्यूएशन को बोलते हैं, एक रेगुलर बेस पे इवैल्यूएशन। रेगुलर बेस पे आप जब, वही सिंपल सी बात है, जब ऑडिटर घर का ही है, घर मतलब कंपनी का ही है, तो रेगुलरली काम ही उसका वही है। तो बोला कंटिन्यूस बेसिक अप्रेजल करना ऑफ ऑपरेशंस टू इंप्रूव गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज गाइस, एक काम करते हैं, यहाँ पढ़ते हैं इसको, फिर हम एग्जाम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ने क्या लिखा हुआ है, कह रहे सर इंटर ऑडिट क्या है, इज ए कंटिन्यूअस अप्रेजल, मतलब लगातार रेगुलर बेसिस के ऊपर आप इवैल्यूएट करते हो किसको, ऑपरेशंस को। व्हाट इज ऑपरेशंस, भाई ऑपरेशन मतलब बताया था मैंने, जिस काम के लिए जो बिजनेस काम कर रहा है उसका मेन का काम है, उसे ऑपरेशन बोलते हैं। रिमेंबर, आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, प्रोडक्शन आपका मेन काम है, आप सेल्स में हो, सर्विस आपका मेन काम है। तो पॉइंट इज टू इंप्रूव गवर्नेंस, मतलब लीडरशिप, ताकि आप लीडरशिप को इंप्रूव कर सको, ताकि आप लीडरशिप को इंप्रूव कर सको, रिस्क को मैनेज कर सको, और कंट्रोलिंग सिस्टम को इंप्रूव कर सको। इन शॉर्ट यू कैन मेक इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम। और ये कैसे होगा, सिंपल सी बात है, आप सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री चेक करने नहीं बैठे हो कि ओहो अकाउंट चेक कर लेता हूं, नहीं। आपका काम बीइंग एन इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर मतलब कंपनी का खुद का ऑडिटर है, खुद के पेरोल पे काम कर रहा है, सैलरी पे काम कर रहा है। तो पॉइंट है, आपका खुद का ऑडिटर रेगुलर बेसिस पर इवैल्यूएट करता रहता है और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता रहता है। और कल को जब बाहर का एक्सटर्नल ऑडिटर भी आएगा ना काम करने के लिए, तो उसके साथ भी कोऑर्डिनेट यही करता है। ओके, तो नॉर्मली बड़ी बड़ी कंपनीज हायर करती है इंटरनल ऑडिटर को, नंबर 1। ओके, आगे आता हूं। नंबर 2 इज ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्लियर है, डिटेक्ट करना, प्रिवेंट करना फ्रॉड को। भाई बार बार भैया रहा है, सिंपल सी बात है ना बेटा, स्टेटमेंट में क्या मिलेगा, किससे डर लग रहा है, फ्रॉड से, एरर से। तो पॉइंट है टू प्रिवेंट फ्रॉड, असिस्ट मैनेजमेंट एंड सेफगार्ड असेट्स। मैनेजमेंट को सपोर्ट करना, असिस्ट करना, फ्रॉड को प्रोटेक्ट करना, प्रिवेंट करना, और अपनी असेट को सेफ रखना। ये काम किसका है, इसका काम है, इंटरनल ऑडिट काम बनता है। तो एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ना। अब लेट्स सब एग्जांपल देखो, एग्जांपल के लिए मैंने बोला, सुनना, एग्जांपल के लिए बोला चेकिंग परचेज प्रोसेस बियॉन्ड अकाउंटिंग एंट्रीज। अब मान लो आपने एक वर्ड सीखा था कि रिक्वायरमेंट कितनी है परचेज की, फिर प्रोबेशन ऑफिसर ने अप्रूवल दिया नहीं दिया, गुड्स जो है आपके पास में, गुड्स रिसीट आई है नहीं आई है, ये पूरा एक प्रोसेस है हमारे पास में, इनवॉइस वेरिफिकेशन, पेमेंट। तो कंपनी एक कंप्लीट प्रोसेस तो चल रही है, ठीक है। बट क्वेश्चन ये है कि क्या ये प्रोसेस फॉलो हो भी रहा है, इट इज फॉलोड और नॉट। ये काम चेक करना कौन करेगा, क्या इंतजार करोगे कि बाहर से ऑडिटर आएगा, फिर वो हमारी कमियां निकालेगा, फिर हमारी कमियां हमें मुंह पे बताएगा, फिर उसकी रिपोर्टिंग करेगा, उसका वेट कर रहे हो? नो, द बेस्ट पार्ट इज इंटरनल ऑडिटर पहले से ही ये सब चीज चेक कर चुका होता है, और जहां भी कमी होती है उस कमी को रिजोल्व कर चुका होता है। मतलब ना सिर्फ वो चेक करता है, बल्कि उसको रिजोल्व करने के लिए प्रॉपर स्टेप्स भी लेता है आपका इंटरनल ऑडिटर। तो मीनिंग क्या बना, मीनिंग सिंपल सी बात है, ऑडिट, इंटरनल ऑडिट किसको बोलते हैं, काम क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। तो इंटरनल ऑडिट क्या करता है, अंडर कंपनी में क्या है, अब सुनना, कुछ कंपनीज के लिए आप जानते हो इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना मैंडेटरी है, खासकर लिस्टेड कंपनीज के लिए, ध्यान रखना। जितनी भी सारी लिस्टेड कंपनीज होती है उन सब के लिए अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर मैंडेटरी है, लेकिन बाकी कंपनी अगर चाहें तो वो भी अपॉइंट कर सकती है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, अलाउ है, कर सकते हो, है ना। आगे बढ़ूं, आगे आता हूं। अब आया डिफरेंस, किसका डिफरेंस, बोला इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट में डिफरेंस क्या है। आप ये बात याद करो, स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब होता है अंडर द कंपनी एक्ट 13, अंडर द कंपनीज एक्ट 13, हमारे कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट के अंडर में, याद करो, ये रहा सेक्शन नंबर 138, जो कहता है भैया आपका इंटरनल ऑडिट अपॉइंट करना मैंडेटरी है। बट पॉइंट इज कंपनी एक्ट के अंडर में ये भी तो बता रखा है कि भैया किन कंपनीज को अपना ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। तो मतलब एक्ट के थ्रू, द वर्ड इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी, मतलब होता है एक्ट, मतलब एक्ट के अंडर में किन कंपनीज का ऑडिट मैंडेटरी है, जहां पे ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है, करवाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे दो पार्ट आए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट, नंबर इज द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। इन दोनों में कनेक्शन क्या है ये समझ लो, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है बेटा, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है। अब सुनना, आप कॉमन सी बात समझो, एक साइड में खुद कंपनी के अंदर बैठ के ऑडिट किया जा रहा है, और एक एक्सटर्नल ऑडिट बाहर से आ रहा है।
तो एक्सटर्नल वाला पार्ट कौन सा है, जो एक्ट के थ्रू अपॉइंट किया गया, लाया गया और आपको कंपनी ऑडिट करने वाला है। रिमेंबर, एक्ट के अंदर कंप्लायंस फॉलो कर रहा है। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है बेटा, सुनना ध्यान से, पॉइंट ये है कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है। कनेक्शन ये है बेटा कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर जब आएगा ना, तो वो अगर आपका काम अच्छा, आपका मतलब अगर आप मान लो कंपनी के इंटरनल ऑडिटर हो और आपका काम अगर अच्छा है, तो आपके काम को वेरीफाई करता है, वो चेक करता है, और आप पे अगर भरोसा कर लेता है तो समझ लो सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। इसलिए कंपनी हाईएस्ट पैकेज दे देके इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट भी करवाती है। तो पॉइंट पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, रिलायंस ऑन इंटरनल ऑडिटर, मतलब भरोसा। रिलायंस मतलब वो यहाँ पे क्या है, रिलाय मतलब भरोसा, भरोसा क्या बोल रहे हैं, एसए 610, दैट इज कॉल्ड एसए 610। क्या बोलता है, पढ़ना, कह रहा है सिंपल सी बात पढ़ना, स्टैट्यूटरी ऑडिटर में रिलाय ऑन इंटरनल ऑडिटर वर्क आफ्टर इवैल्यूएशन। आके भरोसा नहीं करता। मान लो एग्जांपल सोचो ध्यान से, तुम हो कंपनी का इंटरनल ऑडिटर, मैं हूं आपका बाहर से आया ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर मैं हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कि मैं आता हूं, मैं आप पे भरोसा करता हूं, कब करता हूं, ऐसे नहीं करना। मुझे भी लो बोलता है भैया, सिंपल सी बात है, कंप्लायंस फॉलो कर। कंप्लायंस क्या है, बिना काम चेक किए भरोसा मत करना। तो बट क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटर रिव्यू इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, मैं आपकी रिपोर्ट चेक करूंगा, रिपोर्ट ठीक लगी, सब कुछ बढ़िया है भैया, तुम भी भाई मैं भी भाई, नंबर वन। दूसरा कह रहा है ऑडिटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, तो रिलायंस डज नॉट रिड्यूस स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये थोड़ी है कि आपने एग्जाम, मुझे बताओ, आप आए बोले सर 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 कैसे हो, मैं बढ़िया, हमारी कंपनी ऑडिट करने आया, हाँ आया हूँ सर, मैंने सारी रिपोर्ट बढ़िया बना रखी है, कुछ भी चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या आपके कहने से या आपके बोलने से मैं अपना जो मेरा फॉर्मेट है एज पर कि मुझे जो प्रोसीजर फॉलो करने हैं छोड़ दूंगा, नहीं करने, नहीं सर। लो कहता है, सिंपल सी बात है, ये लो, हाँ कंपनी बोलता है कि भैया आपको आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनसे पीछे नहीं हटना, वो तो पूरी करनी करनी है आपको। याद रखना बेटा, फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा क्या होती है, स्टिल लाइज विद द ऑडिटर, मतलब आप चाहे कुछ भी बोलो, फाइनल जो बात मानी जाएगी वो किसी मानी जाएगी, दैट विल बी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर मानी जाएगी। डन है गाइस, आगे आता हूं। और ये पार्ट मैंने इसको यहां भी मेंशन किया हुआ है, इफ यू कैन चेक गाइस, देख पाओगे। एग्जांपल के देखो यहाँ पे क्या है, एग्जांपल के लिए एक सेकंड दिखाता हूँ, एक सेकंड, क्या है समझना, इंटरनल ऑडिटर हाईलाइट वेस्टेज। एग्जांपल के लिए ऑब्जर्व किया आपने कि एक्सेस स्टॉक लाइंग इडल लीडिंग टू वेस्टेज, आपने चेक किया स्टॉक, जाके वेरीफाई किया कि भैया स्टॉक पड़ा हुआ है बिजनेस के, कंपनी की फैक्ट्री के अंदर, तो आपने वेरीफाई किया और आपने बोला इसका इंपैक्ट बड़ा हाई रहने वाला है, कल को एक्सटर्नल ऑडिटर आएगा तो सुनाएगा। तो पॉइंट है, रिकमेंडेशन क्या है, आपने पहले रिकमेंड कर दिया कि इन्वेंट्री प्लानिंग को प्रॉपर्ली इंप्रूव कर लो। अब आप इंप्रूव करवा दोगे, तो जब मैं बाहर से आऊंगा, मान लो मैं आया, तो उस केस में क्या बोलोगे, सर एवरीथिंग इज ओके, समझ में? तो ये काम इंटरनल का काम बनता है। आगे बढ़ता हूं, अगला है नेक्स्ट इज कोर बेटा, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। मतलब ये क्या है, रिस्क बेस्ड, ट्रेडिशनल ऑडिट और रिस्क बेस्ड में फर्क क्या है। अब आप अपने पास में कोर एरियाज पे काम करते हो, रिपीट कर रहा हूं सुनना। नॉर्मली ट्रेडिशनल ऑडिट, पहले ऑडिट होती है, उसमें क्या होता है नॉर्मल की भैया ठीक है, सारे अकाउंटिंग चेक कर लो, कैलकुलेशन चेक कर लो, कंप्यूटेशन कर लो, ये सब कुछ होता रहा, रिमेंबर। अब क्या है, बिजनेस कहता है जो कोर एरियाज हैं जहां पर फ्रॉड होने के चांसेस सबसे ज्यादा के हैं, वहां पर उस पर फोकस करो। तो पढ़ना, व्हाट इज आपके पास में, व्हाट इज आरबीएआई क्या है, दैट इज कॉल्ड रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। रिमेंबर, इंटरनल ऑडिट तो है बट कौन सी है, रिस्क बेस्ड, मतलब समझना जो हाई रिस्क एरियाज है उनको ऑडिट पहले करो। पढ़ना, मीनिंग क्या है, आरबीआई लिंक्स इंटरनल ऑडिट टू रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, मतलब बिजनेस के अंदर जो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, वो मॉडल है, स्ट्रक्चर है, उससे कनेक्ट करना इंटरनल ऑडिट को, मतलब इंटरनल ऑडिट विद रिस्क वेरिफिकेशन। रिमेंबर, अगला क्या बोल रहा है, एग्जांपल के लिए जो मेन फोकस है वो आपका हाई एरिया पे रहेगा, हाई रिस्क एरिया पे रहेगा, आप सब कुछ चेक नहीं करने वाले। देखो समझना, वन इज कॉल्ड इंटरनल ऑडिटर, कर क्या रहा है, इंटरनल ऑडिट कर रहा है। बट अगर आपने बोला भैया सिंपल सी बात समझना, सिर्फ ऑडिट मत कर, तू चेक कर, तू सारा काम मत कर, तू वो एरिया चेक कर, उन पे फोकस कर जिन जहां पर फ्रॉड होने के चांसेस सबसे ज्यादा बनते हैं। नंबर वन। नंबर टू, आरबीआई में डिफरेंस क्या है, ट्रेडिशनल में फर्क क्या है, फर्क ये है बेटा, आरबीआई फोकस करता है की रिस्क के ऊपर, जो मेन एरिया रिस्क है वहां पर, जबकि आपका ट्रेडिशनल ऑडिट फोकस करता है रूटीन वर्क के ऊपर। रूटीन मतलब कैलकुलेशन ऑफ डेटा, नंबर चेक करना, वेरीफाई करना, इस पे काम करता था। ओके, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है बेटर रिस्क कवरेज, क्योंकि देखो समझना, रिस्क मतलब फ्रॉड एरर, बेटर रिस्क कवरेज मिल जाता है। सिंपल सी बात है, आपका सिस्टम और इफेक्टिव बन जाता है अगर आपका इंटरनल ऑडिटर ध्यान, उसका मेन फोकस फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट करने पे ही है, उसको रिजोल्व करने पे है। तो नंबर टू, एफिशिएंट रिसोर्स यूज एंड ट्रांसपेरेंसी, बिजनेस के अंदर चीजें चलेंगी तो ट्रांसपेरेंसी भी होगी। तो पॉइंट समझना, यहाँ दिखा एग्जांपल देखो ध्यान से, एग्जांपल देखना, कह रहा है सर
लिस्टेड कंपनीज मैंडेटरीली अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर, कह रहा है इंटरनल ऑडिटर क्या करता है, अपॉइंट करता है। पर्पस क्या है, पर्पस सिंपल है भैया, सॉरी एक से नीचे आता हूं, पर्पस क्या है यहां पढ़ना। एक्सटर्नल ऑडिटर ने रिव्यू किया इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट्स को, रिपोर्ट चेक करी, तो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, उसकी बनती थी, हमने पढ़ लिया। आगे बताओ, ये पार्ट अब आपका अगर मेन फोकस सुनना, अगर इंटरनल ऑडिटर का मेन फोकस किसके ऊपर है, मेन जो एरिया जहां पर रिस्क होने के चांस ज्यादा है, फ्रॉड होने के चांस ज्यादा है, तो वहां उससे क्या होगा, आपका बिजनेस सेफ हो जाता है, असेट सेफ हो जाते हैं, रेपुटेशन बच जाती है। तो पढ़ना क्या है, पढ़ना एग्जांपल के लिए फोकस ऑन हाई रिस्क एरिया, एग्जांपल के लिए एग्जांपल आईटी सिस्टम है, मैं बिजनेस के अंदर जो आईटी एरिया है उस पर मेन फोकस करना। मीडियम क्या है, इन्वेंट्री चेक करना। लोवेस्ट क्या एडमिन, तो आपका मेन काम क्या है, बोला आपका आरबीआईए का मेन काम क्या है, वो काम है भैया जहां पर चांसेस ज्यादा है प्रॉब्लम के, उसे वेरीफाई करो, पहले वहां पता लगाओ। नंबर 2, उसके बाद में फ्रॉड प्रोन एरिया डिपार्टमेंट को लगातार ऑडिट करते रहो। यस, कंपनी के अंदर बैठे हो, हमारे सैलरी पे काम कर रहे हो, तो जिन एरिया में फ्रॉड होने चांस ज्यादा है वहां पर रेगुलरली बेसिस के ऊपर उनको ऑडिट करते रहो। ठीक है, आगे आता हूं। उसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट एफर्ट कंसिडर्ड ऑन द सेंसिटिव एरिया, मतलब हाई रिस्क एरिया की कंट्रोल एरिया जहां पर मेन जिसका इंपैक्ट पड़ेगा बिजनेस के ऊपर, उन एरिया में फोकस करो और उन्हीं को रिजोल्व करने में लग जाओ। तो ये मेन काम है बेटा आरबीआईए का। तो डिफरेंस समझ में आया, डिफरेंस क्या है, इंटरनल ऑडिटर के बीच में फर्क क्या है, वो ऑडिट कर रहा है अपने एज पर दी प्रोसेस फॉलो कर रहा है, ऐसे फॉलो कर रहा है। बट यहां पर आरबीआई क्या कर रहा है, वो सिर्फ ऑडिट नहीं कर रहा, ऑडिट के साथ में उन एरिया फोकस कर रहा है जहां पर रिस्क होने के चांस ज्यादा है और अपने उस मॉडल को साथ लेके चल रहा है। क्लियर है गाइस, समझ में आया। तो ये था हमारे पास इंटरनल ऑडिट का पार्ट बनता है, डन है। तो मीनिंग क्लियर है, ऑडिट क्या होता है, इंटरनल ऑडिट क्या है, ऑडिटर कौन होता है, क्या काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट द लास्ट वन इज, ये पार्ट अगर मैं बताऊं तुमको, थोड़ा याद कराता हूं, थोड़ी यादें ताजा कर लो। याद करो, ये सेम पार्ट आप लोगों ने अपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा हुआ है पहले, रिमेंबर, आपने पार्ट पढ़ा हुआ कंपनी एक्ट के अंदर, याद करो बेटा, जहां आपने सीखा था आईएफसी एंड आईएफसीएफआर, याद आया, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है, याद करो। आईएफसी मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर, बिजनेस के प्रोडक्शन, ऑपरेशन, सेलिंग, एचआर, रिमेंबर एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट, ये सब कुछ जहां पे आप सब चीजों को ओवरऑल कंट्रोल करते हो, उसको बोलते हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बोलते हैं। बट अगर हम बात करते हैं आईएफसी एफआर, इसको क्या है, दैट इज स्पेसिफिकली बात करता है सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू। ऑडिटर कहता है भैया मुझे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ बता दो कि कहां पर कौन कहां पर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सही बनाई है नहीं बनाई है। तो दो पार्ट क्या है, ये पार्ट है कंबाइंड ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए आईएफसी। आईएफसी इज अ ब्रॉड टर्म बेटा, ये ब्रॉड टर्म है, इट इज अ ब्रॉड टर्म विच कवर्स ईच एंड एवरीथिंग, दैट इज ओवर ऑर्गेनाइजेशन कवर करता है। ये कवर करता है ओनली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ओनली द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट हो रहा है उसको कवर करता है, सिंपल सी बात है। तो पढ़ने का मतलब है, मीनिंग पढ़ना सेम पहले ही पढ़ के आ चुके हो, फिर भी पढ़ना। आईएफसी क्या है, आईएफसी एंश्योर ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ बिजनेस, एक सिस्टमेटिक बिजनेस चलता रहे, सेफ गार्डिंग द असेट, असेट सेफ रहे एंड रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती रहे। रिमेंबर, इवन आई कैन ऑल्सो मेंशन इंक्लूडिंग the overall area, including the overall controlling of operations, HR, एम्प्लॉय मैनेजमेंट एक्सेट्रा। जितना भी स्ट्रक्चर कंपनी के अंदर बिजनेस में कहा है, उस पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को कंट्रोल करना, उसके लिए स्ट्रक्चर बिल्टअप करना आईएफसी का काम है और आईएफसी कहलाता है। ठीक है, आगे आता हूं। नंबर 2 इज प्रोविजन, क्या बोलते हैं, ऑडिटर मस्ट रिपोर्ट एन एडिक्वेसी ऑफ एफिशिएंसी ऑफ आईएफसी अंडर सेक्शन 1 याद रखना, किसी बिजनेस का, किसी कंपनी का क्या आपका जो आईएफसी स्ट्रक्चर है वो एडिक्वेट है या इफेक्टिव है या नहीं, इसके बारे में रिपोर्ट करने का ऑडिटर का होता है कि यस हाँ इस कंपनी, याद करो कैसे करते हैं, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, याद आया, इंक्वायरी करना, ऑब्जर्वेशन करना, कंप्यूटेशन करना, एनालिटिक प्रोसेस करना, वो सब करने के बाद में यू विल फाइंड अच्छा बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, याद है। इट मीन्स बेटा whether the internal control system is strong or not, I can use the word whether, I can use the word, क्या लिखूंगा, whether the controlling system is strong और नॉट, इसको रिपोर्ट करना एज पर द एक्ट आपकी ड्यूटी बनती है। रिमेंबर, आगे आता हूं। बेनिफिट क्या है, इंप्रूव अकाउंटेबिलिटी,
अकाउंटेबिलिटी बन जाएगी, फिक्स कर पाओगे किसने गलती किसने गलती नहीं करी है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भैया अच्छा किसी बिजनेस का किसी कंपनी आईएफसी अच्छा, मतलब इन शॉर्ट बाकी जो बच्चे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस स्ट्रॉन्ग होगा भैया। ओके आगे आता हूँ। रिपोर्टिंग क्वालिटी को इंप्रूव करता है। तो आईएफसी मतलब ओवरऑल इन शॉर्ट समझो, ओवरऑल स्ट्रक्चर, इसको नॉर्मली पढ़ लो ध्यान से। ओवरऑल स्ट्रक्चर को, चाहे वो प्रोडक्शन हो, एचआर हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, परचेज हो, इन सारे स्ट्रक्चर को कवर करने का काम है आईएफसी बोलते हैं। तो मतलब इज अ ब्रॉड टर्म जो बना है कंपनी के पूरे बिजनेस स्ट्रक्चर के लिए बना है। बट आईएफसी एफआर इज स्पेसिफिकली फॉर द ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जहां पर ऑडिटर कहता है ओनली द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनकी रिपोर्टिंग, उनके प्रोसीजर, उनके एविडेंस कलेक्शन, उनकी इन्वेस्टिगेशन जो यहां पर आता है उसे बोलते हैं आईएफसीएफआर। तो पढ़ना क्या मीनिंग है, कह रहे हैं IFCFR focuses on controls relating to financial reporting only, not overall. It is only focuses on financial reporting only. एग्जाम्पल देखो जैसे इट कंट्रोल ओवर रेवेन्यू, मतलब इंश्योर भैया सिर्फ रेवेन्यू चेक करने आया हो, परचेज चेक करने आया हो, तो स्पेसिफिकली किसके लिए आया हो। दूसरा पॉइंट है डिफरेंस क्या है, आईएफसी ब्रॉडर टर्म है, आईएफसीएफआर लिमिटेड टर्म है। ऑब्वियस सी बात है, आप जानते भी हो आईएफसी का पार्ट ही है, आईएफसीएफआर पार्ट है बेटा आईएफसी का। तो इट इज दैट ऑन दैट पार्ट जो सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग बात कर रहा है। ओके आगे आता हूं। अगला है ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्ट टू एंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। पूरे पार्ट में एक बात कॉमन चल रही है, फ्रॉड और एरर से रहित होना चाहिए तुम्हारा बिजनेस। रिमेंबर, तो वो मेन पर्पज है, इसलिए द पर्पज इज प्रॉपर ऑथराइजेशन हो, कंट्रोल सिस्टम हो, तो आई कैन यूज योर पर्पज क्या है, द मेन पर्पज है भैया प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई एरर नहीं होना चाहिए। सेम बार बार वही बात आ रही है। देखो ये काम किसका है, ऑडिटर काम बनता है, और इसकी रिपोर्टिंग करने का काम किसका भी है, ऑडिटर का ही बनता है। तो गाइज यहाँ पर था हमारा कंप्लीट चैप्टर, ये चैप्टर खत्म हो गया हमारे पास में। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।